सल्यूट 2022। मूवी की शुरुआत में हम किसी आदमी को पुलिस स्टेशन में आते हुए देखते हैं और जब वहां बैठा एएसआई आने वाले हर इंसान की तरह ही उसकी बातों को भी नजरअंदाज करने लगता है, तो सामने खड़ा आदमी उसे बताता है कि मैं पहले यहाँ एसआई हुआ करता था, अभी मैं एक लॉन्ग लीव पर हूँ। ये सुनते ही वहां बैठे सभी पुलिस वालों के साथ साथ सामने बैठा एएसआई भी अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उसे सल्यूट करता है। वो आदमी बताता है कि मैं यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आया हूँ, जब मैं ड्यूटी पर था तब के ही। और उसकी बातों से ही हमें पता लगता है कि इसका नाम अरविंद है और वो यहाँ मार्टिन और उसकी पत्नी शिवा के मर्डर से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए यहाँ आया है। एएसआई को अरविंद की बातों पर शक होता है, इसलिए वो उसे कमरे में बैठने के लिए कहकर एसआई के आने का इंतजार करने लगता है। एएसआई बहाना बनाते हुए कहता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए अरविंद पास की ही एक टी स्टॉल पर जाने का सोचता है और वहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि 1 साल पहले ही रामू की मौत हो गई, जिसके बाद से अब उसके बेटे ने यहाँ एक छोटा होटल खोला है और अब वही यहाँ पर सब कुछ संभालता है। इसके कुछ देर बाद ही एसआई पुलिस स्टेशन में लौट आता है और अरविंद को देखते ही एसआई सैल्यूट करके उसका स्वागत करता है। यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम अरविंद और उसके साथ काम करने वाले पुलिस वाले मदन को देखते हैं। उन्हें देखने से हमें समझ आता है कि इस वक्त मदन किसी के खिलाफ झूठे सबूत प्लांट कर रहा है और जब ये दोनों वहां से जाने लगते हैं तभी इन्हें पास में रहने वाले मुरली नाम का एक आदमी देख लेता है। अगली सुबह हम मदन को मुरली के ऑटो में भी कुछ सामान रखते हुए देखते हैं और ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि मदन और कुछ पुलिस वाले मिलकर मुरली को किसी केस में फंसाना चाहते हैं। सीन यही कट होता है और आगे हम पुलिस स्टेशन के बाहर काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि पुलिस की नाकामी की वजह से यहाँ इकट्ठे हुए थे। दरअसल कुछ दिन पहले ही कॉलेज में पढ़ने वाले एक प्रोफेसर मार्टिन और उसकी पत्नी का कत्ल हुआ था, जिसका मुजरिम आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाई थी। थोड़ी देर बाद ही अरविंद जब पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि एसपी अजीत के आते ही कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी और उनकी टोपी को उतार कर हवा में उछाल दिया। अंदर आने पर अरविंद को वहां के एक बड़े नेता एसपी अजीत को डांटते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जल्द ही इस स्टेट में इलेक्शंस होने वाले थे और वो नेता नहीं चाहता था कि पुलिस की नाकामी की वजह से वो इस बार इलेक्शन में हारे। और अजीत की शर्ट के टूटे हुए बटन देखने के बाद अरविंद गुस्से में वहां से बाहर निकलता है और एक पुलिस वाले की बातों से ही उसे पता लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ही उन्हें यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भेजा था। जिसके बाद अरविंद गुस्से में अकेले ही अपनी बाइक लेकर उनके ठिकाने पर पहुंचता है और वहां मौजूद सभी लोगों की पिटाई करना शुरू करता है। यहाँ अरविंद की बातों से ही हमें समझ आता है कि एसपी अजीत सिर्फ उसके सीनियर नहीं बल्कि उसका सगा भाई है। अगले सीन में हम अरविंद के घर का सीन देखते हैं जहां धूमधाम से उसकी बेटी मालू का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था और इसी दौरान अरविंद को अपने सीनियर्स का कॉल आता है और वो लोग फिर से मार्टिन के केस को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए उस पर प्रेशर डालने लगते हैं। यहाँ अरविंद की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसने मुजरिम का पता लगा लिया है और जल्द ही वो लोग सबूत ढूंढकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। इसके बाद अरविंद एक पुलिस ऑफिसर को उनके द्वारा तैयार की गई एक चार्ज शीट पढ़ने को कहता है, जिसमें लिखी कहानी के हिसाब से मुरली ने मार्टिन और उसकी पत्नी शिवा को एक स्क्रू ड्राइवर से मारा था, क्योंकि मार्टिन ने मुरली की बहन की शादी के लिए कुछ पैसे देने का वादा किया था और जब ऐन वक्त पर मार्टिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो एक रात ज्यादा शराब पीकर नशे की हालत में वो मार्टिन के घर गया, जहां उसने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करके मार्टिन और उसकी वाइफ को बेहोश किया और इसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उन दोनों को मारकर उनकी लाश उनके घर के पीछे दफना दी। और 2 दिन बाद जब मार्टिन के भाई ने उन्हें गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की तब छानबीन के दौरान पुलिस को उनकी लाश बरामद हुई। ये कहानी सुनने के बाद अरविंद मुरली के बचाव में बोलते हुए कहता है कि मैंने ही उसका बयान लिया था, मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब किया होगा। हम समझ पाते हैं कि अब तक अरविंद को भी आइडिया नहीं था कि मदन अब तक किसके खिलाफ सबूत प्लांट कर रहा था। इसके कुछ देर बाद ही अजीत अकेले में अरविंद से बात करता है। अजीत उसे समझाता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल मुरली ने ही किया है और एक मुजरिम के खिलाफ झूठे सबूत पेश करने में कोई बुराई नहीं है। वहीं अरविंद का मन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मुरली ने ही मार्टिन और उसकी पत्नी को मारा है। अगले दिन ही 2 पुलिस वाले अरविंद के साथ जाकर मुरली को अरेस्ट कर लेते हैं
और जब ये लोग मुरली को पकड़ कर ले जा रहे थे तो दरवाजे पर ही अरविंद को मुरली की बहन दिखाई देती है, जो कि पुलिस की गाड़ी को देखकर सहम जाती है। मुरली को उठाने के बाद पुलिस वाले उसे मारना शुरू कर देते हैं और जबरदस्ती उससे कबूल करवाते हैं कि वो डबल मर्डर उसी ने किया है। यहाँ अरविंद को मुरली पर काफी तरस आता है, लेकिन चाहकर भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो इस सिस्टम और अपने बड़े भाई के खिलाफ जाए। ना चाहते हुए भी उसे इनका साथ देना पड़ रहा था। इससे अगले ही दिन पुलिस को मदन का प्लांट किए हुए वो स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाता है, जिस पर कि मुरली के फिंगरप्रिंट्स होने के साथ साथ मार्टिन का खून भी लगा हुआ था। क्योंकि इलेक्शन से पहले ही पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए फिर से वही नेता इलेक्शन में जीत जाता है जो कि पिछली बार भी चुनाव में जीता था। इसके कुछ दिन बाद ही एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अजीत और अरविंद से मिलने के लिए आता है और उसकी बातों से उन्हें समझ आता है कि कल रात ही कोई चंदन माने नाम का आदमी शराब पीकर रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उसे मार्टिन का गायब हुआ फोन और उसी गाड़ी में पड़ा एक पेपर स्प्रे मिला। क्योंकि मार्टिन का केस कुछ महीने पहले ही क्लोज हो चुका था, इसलिए पुलिस ने उस ड्राइवर का चालान काटकर उसे वहां से जाने दिया। ये सुनकर अरविंद फिर से उस केस को खोलने की बात करता है। इस पर अजीत और बाकी के पुलिस ऑफिसर्स उसे समझाते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो हम सभी को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन समझाने के बाद भी जब अरविंद उस केस को इन्वेस्टिगेट करने की बात करने लगता है तो अरविंद उसी के सामने मार्टिन का बरामद हुआ फोन तोड़ देता है, जिसके बाद अरविंद गुस्से में वहां से निकल जाता है। अरविंद पुलिस स्टेशन में जाकर एक बार फिर से मार्टिन के केस की फाइल देखता है, जिसमें उसे पेपर स्प्रे और स्क्रू ड्राइवर की कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। इसके बाद अरविंद अपने सीनियर्स को भी इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि ज्यादातर पुलिस वाले उसके भाई अजीत के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद अजीत के कहने पर ही अरविंद को आईजी की फैमिली का ध्यान रखने के लिए उस जगह से दूर भेज दिया जाता है ताकि वो इस केस से दूर रहे। लेकिन कुछ दिन में ही परेशान होकर अरविंद 5 साल की वेतन रहित एक लॉन्ग लीव का लेटर टाइप करता है और उसकी ये रिक्वेस्ट मान ली जाती है। सीन यही कट होता है और आगे हम 2 साल बाद हैदराबाद की एक लॉ एकेडमी का सीन देखते हैं। यहाँ अमृता नाम की एक लड़की की बातों से हम समझ पाते हैं कि अरविंद यहाँ लॉ का कोई कोर्स कर रहा है और ये दोनों एक साथ लिव इन में रहते हैं। दरअसल अरविंद करप्ट सिस्टम से परेशान होकर उनसे दूर यहाँ रहने के लिए आ गया था और अब तक उसने अपनी फैमिली के किसी मेंबर से भी बात नहीं की थी। कुछ दिन बाद ही अरविंद को उसकी भतीजी मालू का कॉल आता है और वो बताती है कि 2 महीने में ही उसकी शादी होने वाली है। और जब अजीत उससे बात करके वापस घर लौटने को कहता है तब अरविंद वापस अपने घर मुंबई लौटने के लिए मान जाता है। सीन यही कट होता है और इसके बाद अरविंद अमृता को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और जब उसके घर वालों को पता लगता है कि अरविंद बिना शादी किए ही इस लड़की के साथ रह रहा है तो उन्हें काफी अजीब लगता है। सबके जाने के बाद अजीत अरविंद को अकेले में समझाता है कि तुमने छुट्टी क्यों ली थी। इसकी असली वजह को नहीं जानता, बस नौकरी में प्रेशर बढ़ गया था इसलिए तुमने ऐसा किया, मैंने सबको यही बताया है। अगले दिन शॉपिंग करने के लिए जब अरविंद अपने घर वालों के साथ एक ज्वेलरी शॉप में जाता है तो उसे वहां मुरली की बहन दिखाई देती है, जो इसी शॉप में वेट्रेस का काम करके अपना गुजारा कर रही थी। और उसकी बातों से ही अरविंद को पता लगता है कि परसों ही हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये सुनने के बाद अरविंद तुरंत मुरली से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और जब अरविंद उससे मिलता है तो वो मुरली से कुछ भी नहीं कह पाता और मुरली उसे बुरा भला कहकर वहां से उठकर चला जाता है। और अब तक इस बात की खबर अजीत तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद अजीत अपने आदमियों से कहकर अरविंद पर नजर रखने को कहता है। इसी दौरान अरविंद मार्टिन के केस की फाइल ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है और यहाँ से यह कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां एसआई महेश चंदन माने के रैश ड्राइविंग केस की फाइल ढूंढकर अरविंद को देता है। इसके साथ ही वो पुलिस वालों से टीआर बुक ढूंढने को कहता है ताकि उसमें लिखा चंदन माने का एड्रेस पता लग सके। लेकिन अजीत के कहने पर वहां मौजूद पुलिस वाले चंदन का लिखा हुआ एड्रेस अजीत को व्हाट्सएप करने के बाद टीआर बुक में से उस पेज को फाड़ देता है। इसके साथ ही सज्जन सिंह नाम का एएसआई वो फाइल अरविंद से लेकर वहां से ले जाता है। आगे पुलिस को पता लगता है कि आज शाम 4 बजे ही अरविंद सेशन कोर्ट के जज से मिलने के लिए जाने वाला है और इस बात का पता लगने के बाद ही अजीत की गाड़ी को वहां से उठवा दिया जाता है।
लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद किसी तरह से जज के पास पहुंच जाता है और इस केस को फिर से रीओपन करने की बात करता है। वो बताता है कि मुरली को फंसाने के लिए जो भी सबूत पेश किए गए थे वो सब झूठे हैं, जिसमें से कुछ तो मेरे सामने ही प्लांट किए गए थे। सीन यहीं कट होता है और घर पहुंचकर मालू अपने पापा के फोन में अपने फियांसे के साथ अपनी और अरविंद की कुछ तस्वीर लेने लगती है। तब इसी दौरान अरविंद को फोटोज देखते हुए उसमें टीआर फाइल की फोटो भी दिखाई देती है और उसे चंदन माने का एड्रेस का पता लगता है। बिना टाइम गवाए अरविंद उसी रात चंदन माने के एड्रेस के लिए निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे समझ आता है कि अब जो फैमिली वहां रहती है, चंदन पहले उसी एड्रेस पर किराए पर रहा करता था। रेंट एग्रीमेंट के बारे में पूछने पर सामने बैठा आदमी बताता है कि उस भगवान जैसे आदमी के साथ हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। वो बिना कोई पैसे दिए कुछ महीने तक यहाँ रहा और फिर यहाँ से चला गया। यहीं अरविंद को एक अजीब सी दिखने वाली पत्थर की मूर्त दिखाई देती है और उसके बारे में पूछने पर वो आदमी बताने लगता है कि शादी के काफी साल बाद भी हमें कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने ये मूर्ति घर में रखने के लिए दी थी। 10-15 सालों से जो काम डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए, वो काम ईश्वर की दया से चंदन साहब ने कर दिया। उनसे पूछने पर ही अरविंद को पता लगता है कि इन सब के बदले में उस आदमी ने 4 से 5 लाख रुपए भी लिए थे। अगले दिन अजीत अपने बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए अपने सीनियर के पास जाता है, तो उसे अपने सीनियर की बातों से पता लगता है कि अरविंद ने कल रात ही अपनी लीव कैंसिल करके फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। दूसरी तरफ हम अरविंद को मार्टिन के घर की तलाशी लेते हुए देखते हैं और यहाँ भी उसे अजीब सी दिखने वाली पत्थर की कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिसे देखकर अरविंद को यकीन हो जाता है कि मार्टिन की मौत के पीछे उसी चंदन माने का हाथ है, जिसका चालान रैश ड्राइविंग केस में काटा गया था। और शाम तक अजीत अरविंद का ट्रांसफर उस एरिया से काफी दूर अमरावती के इलाके में कर देता है। इसके साथ ही अजीत उससे कहता है कि तुम्हें मालू की शादी में आने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम्हें कोई भी बुलाए, तुम इस एरिया से दूर ही रहना। जाने से पहले अरविंद चंदन माने का नाम से कुछ पोस्टर्स रामू के बेटे को पकड़ाता है, जिसमें तंत्र मंत्र से बच्चा पैदा करने की बात लिखी गई थी। अरविंद उससे कहता है कि इन पोस्टर्स को अपने होटल के इर्द गिर्द लगा दो और अगर कोई पूछे तो उससे कहना कि कोई अनजान आदमी तुम्हें ये पोस्टर्स देकर निकल गया। इसके बाद से ही अरविंद को काफी सारे कॉल्स आने शुरू होते हैं। शादी के काफी साल बाद जिन लोगों को औलाद नहीं हुई थी, वो लोग उसे कॉल करके अपनी समस्या बताने लगते हैं। दूसरी तरफ अजीत और उसके साथियों को इस बात की टेंशन होने लगती है कि कहीं अरविंद मार्टिन के केस की सच्चाई मीडिया के सामने न रख दे। नए पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद जानकी नाम की एक औरत फ्रॉड केस की रिपोर्ट लिखवाने के लिए अरविंद के पास आती है। दरअसल किसी आदमी ने सोशल मीडिया पर उसे अपनी बातों में फंसाकर घर बनाने को कहकर उससे 1 लाख रुपए निकलवा लिए थे, जिसके बाद से उस आदमी ने उसकी कॉल्स उठाना बंद कर दिया। इसी दौरान अरविंद को एक कॉल आता है जो कि उसे चंदन माने समझकर उसे गालियां देने लगता है, जिसके बाद अरविंद भी सामने बैठी औरत पर चिल्लाकर वहां से निकल जाता है। वो कहता है कि जिस आदमी को तुमने आज तक नहीं देखा, उसे तुम 1 लाख रुपए कैसे दे सकती हो। आए हुए फोन कॉल को ट्रेस करके अरविंद का साथी महेश के एड्रेस पर पहुंचता है, जो कि मार्टिन के घर के बिल्कुल बगल में ही था। इनसे पूछताछ करने पर महेश को पता लगता है कि चंदन माने इनके यहाँ भी किराएदार था और उसी आदमी ने मार्टिन के साथ उनकी मुलाकात करवाई थी। सामने खड़ा आदमी बताता है कि बर्ताव से तो वो आदमी काफी नेक लग रहा था, लेकिन वो धोखे से पैसे लूटने के बाद यहाँ से फरार हो गया। बच्चा पैदा करवाने के नाम से चंदन माने ने मार्टिन से भी एक अच्छी रकम वसूली थी, लेकिन इससे पहले ही मार्टिन उससे वो रकम वापस वसूल पाते, उससे पहले ही किसी ने उनका कत्ल कर दिया। ये सब पता लगने के बाद अरविंद पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद चंदन माने नाम के अपराधियों की लिस्ट निकलवाता है और आसपास के एरिया से उसके सामने 5 आदमियों के नाम निकलकर सामने आते हैं, जिनका नाम चंदन माने था। रिकॉर्ड देखने वाले ऑफिसर जब किसी पर चीटिंग करके फ्रॉड करने के लिए इल्जाम पड़ता है तो अरविंद को उस पर शक होता है। उससे पता लगता है कि 2 दिन बाद ही ये आदमी जॉब करने के लिए किसी दूसरे देश में रवाना होने वाला है, जिसके बाद अरविंद उसे रोकने के लिए किसी तरह से उसके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन उससे बात करने पर अरविंद को समझ आता है कि नेवी से रिटायर होने के बाद ये आदमी एक जॉब करके सिर्फ अपना घर चलाना चाहता है और कोई दूसरा आदमी इसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अब तक काफी सारे क्राइम्स को अंजाम दे चुका है और इसी वजह से लोगों ने इसका जीना मुश्किल किया हुआ है।
विदेश जाकर नौकरी करने के अलावा अब इस इंसान के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसी के साथ अरविंद उसकी फोटो क्लिक करके महेश को भेजता है और मार्टिन के पड़ोसी को दिखाने पर उसकी समझ आता है कि यह वो आदमी नहीं है जिसने उनके साथ फ्रॉड किया था। इसी दौरान अरविंद को पुलिस वाले मदन की मौत की बात भी पता लगती है। फंसने के डर की वजह से वो काफी दिनों से डिप्रेशन में था और कल रात ही हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद अरविंद सामने बैठे आदमी को ऑल द बेस्ट कहकर वहां से निकल जाता है। अब तक अरविंद को समझ आ चुका था कि जो भी आदमी इस सब के पीछे है उसका असली नाम चंदन माने नहीं है। उसने सिर्फ क्राइम्स को अंजाम देने के लिए उस रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। क्योंकि अरविंद के पास अब उस आदमी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए अरविंद ये सब कुछ छोड़कर अपनी ड्यूटी पर ध्यान देने का फैसला करता है और कुछ दिन पहले आई औरत के केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास पहुंचता है जिसके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड से जानकी को कॉल आया था। अरविंद को समझ आता है कि पिछले कुछ दिनों से कोई और आदमी चंदन माने की तरह उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहा है। इसके साथ ही जब उसे क्लर्क ने उस क्रिमिनल को ढूंढने की कोशिश की तो उसे धोखे से एक टापू पर बुलाया गया जहां उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। हुलिया पूछने पर वो क्लर्क बताता है कि उसका रंग गोरा है, एकदम लंबी हाइट है उसकी, इसके साथ ही उसके एक हाथ पर एक लंबे कट का निशान भी है। ये सुनकर अरविंद को याद आता है कि यह हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मार्टिन के पड़ोसी ने बताया था। और जब अरविंद अपने साथियों के साथ उस टापू पर पहुंचता है तो उन्हें वहां से वही घर दिखाई देता है जिसे बनाने का दावा करके उस अनजान आदमी ने जानकी से पैसे लिए थे। इसके बाद अरविंद और उसके साथी फोटो में मौजूद घर को पास से देखने के लिए जाते हैं और फोटो के एंगल देखने पर अरविंद को समझ आता है कि यह फोटो उसी के सामने मौजूद दूसरे घर के पास से ली गई है। और शक होने पर जब अरविंद उस घर की तलाशी लेने के लिए अंदर जाता है तो उन्हें वहां एक लग्जरी रूम में काफी सारी फेक आईडीज पड़ी हुई दिखाई देती हैं। और वहीं मौजूद एक नौकर की बातों से अरविंद को पता लगता है कि यहाँ विनय मोहन नाम का कोई एक्साइज ऑफिसर किराए पर रहता है जो कि कुछ दिन पहले ही अपने घर गया है और कल यहाँ लौटने वाला है। उस नौकर से बातें करने पर ही इन्हें समझ आता है कि इस घर का मालिक विदेश में रहता है। वहां पड़े आईडी प्रूफ की तरह अरविंद इशारे करते हुए पूछता है कि यहाँ रहने वाले इनमें से कौन है, तो वो आदमी बताता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद अरविंद उसकी तरफ देखते हुए कहता है, गोरा रंग, 6 फुट, बाएं हाथ पर कट का निशान। इस पर सामने खड़ा आदमी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ वही है विनय मोहन सर। अगले दिन अरविंद महेश और एक पुलिस ऑफिसर को उसके घर के पास छोड़कर पास के ही पुलिस स्टेशन में एसआई से मिलने के लिए पहुंचता है ताकि वो किसी तरह से उस आदमी के खिलाफ कुछ और जानकारी ले पाए। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एसआई की बातों से पता लगता है कि उस क्रिमिनल के हुलिये जैसा दिखने वाला एक आदमी 1 हफ्ते पहले ही एक एक्सीडेंट में मारा गया जिसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उसके पर्स में एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन का एक आईडी कार्ड भी मिला था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को समझ आता है कि वो कोई और आदमी है और काफी कोशिशों के बाद भी जब उसे पहचाना नहीं जा सका तो कुछ देर पहले ही सरकारी शमशान घाट में उसकी बॉडी को जला दिया गया। ये सब पता लगने के बाद अरविंद काफी हताश होता है, जैसा कि उसके पास अब मुरली को बेगुनाह साबित करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो जानबूझकर अपने भाई अजीत के पास जाकर उन्हें अपनी की हुई इन्वेस्टिगेशन की फाइल देता है। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि कल सुबह ही मैं इंदौर के लिए निकलने वाला हूँ। मार्टिन और उसकी वाइफ का असली हत्यारा वहीं किसी होटल में छिपा है। ये सुनकर अजीत भी अपने सभी साथियों के साथ वो फाइल लेकर इंदौर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही स्टेट स्पेशल ब्रांच के कुछ ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और जब वो लोग उनके पास 2 साल पहले बंद हो चुके केस की फाइल देखते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि अपने भाई को केस की फाइल देना और स्टेट स्पेशल ब्रांच को उनके बारे में खबर देना, ये सब अरविंद की ही प्लानिंग थी। सीन यहीं कट होता है और आगे हम इन सभी के साथ अरविंद को भी सेशन कोर्ट के जज के रूम के बाहर इंतजार करते हुए देखते हैं। यहाँ जब अजीत गुस्से में कहने लगता है कि आखिर तुम जीत ही गए, तो अरविंद उसे बताता है कि मैं कभी जीतना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ मुरली को जिताना चाहता था। इन सब में मैं भी तुम्हारे साथ शामिल था। जो भी केस दर्ज होगा वो सब पर होगा। हम दावा कर सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के प्रेशर देने की वजह से हम सबसे ये गलती हुई है। इसके साथ ही वो बताता है कि मार्टिन के कत्ल का असली मुजरिम एक एक्सीडेंट में मारा गया।
वहां से निकलने के बाद अरविंद अमृता को कॉल करता है और उसकी बातों से हमें पता लगता है कि कल शाम को ही मुरली को रिहा कर दिया गया है और शायद केस के चलते उन्हें डिसमिस भी किया जा सकता है। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इतने दिनों बाद आज अरविंद अपने आप को फ्री महसूस कर रहा है। लास्ट नाइट भी उसे काफी अच्छी नींद आई। इसी दौरान जब अरविंद अपनी गाड़ी से उतरता है तो उसे पीछे की सीट पर एक लेटर पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसमें लिखा था, आप मेरे पास में हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपके पास हूँ। अगर आप एक स्मार्ट पुलिस वाले हो तो मैं उससे भी ज्यादा स्मार्ट चोर हूँ। इसलिए जिंदगी में अगर हम दोनों का आमना सामना हुआ तो मैं आपको पहचान सकता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। आपका चंदन माने, दीपक मिश्रा, नवाज मोहम्मद, राधा कृष्ण, ऐसे सैकड़ों नामों में से एक नाम। और जब अरविंद कार पर पड़ा दूसरा कागज उठाने लगता है तब अचानक से हवा के झोंके के कारण वो उड़ जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल बॉलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। तो